नमस्कार, मैं कंचन विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल से। आज हम करेंगे हिस्ट्री का अध्याय 3 12वीं कक्षा का, जिस अध्याय का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। पहले इसका अर्थ बता देती हूँ। बंधुत्व यानी कि जैसे जो भाईचारा है, जो आपस में संबंध है। जाति जैसे जो जाति के अंदर, जो समाज के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और वर्ग का मतलब है क्लास से, कि किस क्लास से है। और जैसे सबसे प्रथम ही है इसका आरंभिक समाज। अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, और तब का आरंभिक समाज जो है वो कैसा था उसके विषय में, और क्या उस समय होता था उस विषय में, और महाभारत के विषय में जो है हम इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे। इस समय के दौरान आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए थे। जैसे पहले जीवन जो है वो कैसा था, फिर धीरे धीरे परिवर्तित होता गया। और उस समय जो अभिलेख मिलते हैं, उस समय के जो लिखे हुए अभिलेख जिनकी खुदाई की जाती थी, खुदाई मतलब जैसे करवा करके जो हमें पता चला है, जैसे ताम्र पत्तों पर मिले हैं, और जैसे पत्थरों पर खुदाई करवा करके लिखे हुए होते थे वो भी हमें मिले हैं। तो उनसे हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। जो ग्रंथ लिखे गए थे वो किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखे जाते थे, और जो ग्रंथ लिखे गए किसने लिखे, उसमें क्या लिखा गया और किसके लिए उनकी संरचना हुई, इन सब बातों में मतलब किस बात के, किस भाषा का प्रयोग हुआ और किस लिए रचना हुई, ये सब हमें इसका जैसे हम इसको पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है। और उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए इस महाकाव्य पर हम ध्यान देते हैं। महाभारत के मुख्य जो कथाएं हैं वो दो परिवारों के युद्ध का चित्रण जो है वो करती है। उसके अंदर दो परिवारों के अंदर युद्ध हुआ था और उसी के बारे में ही, उसका ही विश्लेषण जो है वो किया गया है। तो इसमें अब जो पहला आपका हेडिंग बना हुआ है वो है महाभारत का समालोचनात्मक संरक्षण, कि कैसे क्या किया गया। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. जो सुकथाकार के नेतृत्व में जो है इस कार्य को किया गया। तो क्या किया 1919 में, उस समय हमारा भारत जो क्या था, स्वतंत्र था नहीं, परतंत्र था। उसी समय के दौरान ये सब किया गया। हमारा भारत जो है वो 1947 में जो है स्वतंत्र हुआ, तो उससे पहले में ही ये सब कार्य किया गया। तो इसको ये जो समालोचनात्मक संस्करण किया गया, यानी कि इसके महाभारत के विषय में जो जानकारी ली गई, तो इसको कई विद्वानों ने मिलकर जो है तैयार किया। इसके जो समालोचनात्मक संस्करण को तैयार किया गया वो कई विद्वानों ने मिल कर के किया। और देशों में अलग अलग जैसे अलग अलग महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। जैसे अनेकों देशों के अंदर, जैसे पूरे भारत में कहीं कहीं पर जो है ये पांडुलिपियाँ जो हैं वो पाई गई हैं। तो जैसे इसमें आपकी बुक में भी बताया हुआ है कि केरल, तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में जो है सभी जगह से ही पांडुलिपियाँ जो थी वो ली गई। और अनेक भाषाओं की बाद में, पहले तो संस्कृत की जो है वो एकत्र की गई, फिर उसके बाद अनेक भाषाओं की भी एकत्र की गई। फिर एक योजना के अनुसार उन्होंने श्लोकों का चयन किया। जैसे कई विद्वान थे मिले हुए, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि अगर हम सभी श्लोकों को पढ़ेंगे तो ये कभी भी संपन्न ही नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि सभी पांडुलिपियों को एकत्र किया। एकत्र करना मतलब होता है इकट्ठा किया, और फिर जो है इकट्ठा करके तो उनके अंदर जो एक जैसी जो श्लोक थे तो उनको इकट्ठा किया गया, और उन्हीं को चयन करके उन्हीं के ऊपर ही जो ये संस्मरण था वो लिखा गया। और इस परियोजना को पूरा करने के लिए 47 ईयर्स यानी कि 47 वर्ष जो है वो लग गए। तो आप सोचो कि जब इस
का मतलब जब इसकी व्याख्या की गई, जब इसके विषय में जानने की कोशिश की गई तब इतने वर्ष लग गए, तो इसको लिखने में तो हज़ारों वर्ष जो है वो लगे होंगे। और इसका जो प्रकाशन किया गया वो 13,000 पृष्ठों में जो है वो किया गया, 13,000 पृष्ठों में, और अनेक ग्रंथ खंडों के अंदर जो है वो इसका जो प्रकाशन है वो किया गया। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत जैसे सबसे प्राचीन भाषा है हमारी संस्कृत, और उसी में से ही अनेकों भाषाएं निकली हुई हैं, जैसे प्राकृत, पाली, तमिल आदि जो है वो अनेकों भाषाएं जो है वो लिखी गई हैं, तो निकली हुई हैं। तो उनके ग्रंथों के माध्यम से भी जो अन्य परंपराएं थी उनका अध्ययन जो है उनके माध्यम से किया गया। और फिर हमारे सामने जो है वो ये अब जैसे इसके अंदर अब भी जो संशोधन है वो होते रहते हैं, जैसे जो इतिहासकार हैं वो अनेकों प्रकार की खोजबीन करते रहते हैं और फिर अनेकों नए प्रकाशन को हमारे सामने, नई बातों को हमारे सामने लाते रहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से महाभारत का ही, कि महाभारत जो थी, जो महाभारत क्या है, एक महाकाव्य है, तो उसके विषय में ही हम इसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है उसके वो है बंधुता एवं विवाह, यानी कि उनके अंदर भाईचारा कैसा था और विवाह जो है वो कैसे होते थे, जो नियम थे, जो व्यवहार था विभिन्न प्रकार का वो कैसा था। तो सबसे पहले परिवार की हम जानकारी लेते हैं कि तो परिवार क्या होता है। जैसे एक परिवार के अंदर जो है अनेकों व्यक्ति भी रह सकते हैं, और एक परिवार के जैसे एकल परिवार भी होता है और सामूहिक परिवार भी होते हैं। एकल परिवार में जैसे मतलब एक मियाँ बीवी लगा लो, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे एक ही रिश्ते के लोग जो हैं वो रहते हैं। और दूसरे जैसे सामूहिक परिवार होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि अनेकों, जैसे पूरा एक समूह बना करके अनेकों लोग जो हैं वो रहते हैं, और परिवारजनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलाप के अंदर भिन्नता भी होती है। और कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट करके इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, और अनुष्ठानों का साथ ही, जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं उनको साथ ही संपादित भी करते हैं। संपादित करना होता है मतलब संपन्न करना, एक काम को करना। और परिवार का एक बड़े समूह का, परिवार जो होता है वो एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं, जिन्हें हम संबंधी भी कहते हैं। और तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह भी कह सकते हैं। पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो नैसर्गिक और रक्त संबंधित या रक्त संबंध भी माने जाते हैं, किंतु संबंधों की जो परिभाषा होती है वो अलग अलग तरीके से ही की जाती है। जैसे अब कुछ क्या होता है कि कुछ समाजों में भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता है, और कई समाजों में जैसे क्या होता है कि चचेरे मौसेरे भाइयों से भी खून का रिश्ता ही माना जाता है, लेकिन कई परिवारों में ऐसा नहीं माना जाता। किंतु जो समाज है उसमें हर जगह ऐसा नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ भाई बहन में ही रक्त संबंध जो है वो माना जाता है। बाकी जैसे जो चचेरे मौसेरे भाई होते हैं तो उनको चचेरे या मौसेरे ही कहा जाता है, रक्त संबंधित नहीं कहा जाता। उसके बाद आता है आपका पितृवांशिक व्यवस्था के आदर्श। तो उस समय का जो समाज था उसके अंदर जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है कि पिता का ही शासन जो है वो होता था। तो और जो उत्तराधिकारी होता था आगे, वो भी जो है पुत्र होता था, फिर आगे पौत्र होता था। लड़के और लड़की में काफ़ी भेद किया जाता था। लड़की को जैसे मतलब निम्न सा समझा जाता था, और लड़की के साथ जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से व्यवहार भी नहीं किया जाता था। और इसके अंदर और हम क्या पढ़ेंगे, पितृवांशिक मतलब पिता का ही वंश जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि पिता की जो भी संपत्ति है उसके ऊपर पुत्र का ही अधिकार होता था।
और आज के समय भी हम देखते हैं कि अब से थोड़े समय पहले तक भी हम देखते थे कि पिता की संपत्ति पर सिर्फ पुत्र का ही अधिकार जो है वो होता था, लेकिन आज जो है वो समय परिवर्तित हो रहा है। जो लड़की है उसकी वैल्यू जो है अब ज़्यादा होती जा रही है, और जैसे अब अधिकार जो है कानूनी अधिकार के अनुसार अगर हम देखें तो दोनों समान अधिकारी ही होते हैं। तो उस समय के दौरान जैसे इसमें कहा गया है, जिस समय का इसके अंदर वर्णन किया गया है, तो उस समय कुरु वंश था। कुरु वंश में पांडव और कौरव थे। पांडव और कौरवों के बीच में ही जो है वो लड़ाई हुई थी, और पांडवों की उस समय जो है जीत हुई थी। और लड़ाई किस वजह से हुई थी? भूमि और सत्ता को लेकर के। अब कुरु वंश के अंदर कौरव और पांडु जो थे वो जो राजा थे उनके छोटे भाई थे, लेकिन जो उस समय के राजा थे वो जिस समय का ये वर्णन है उस समय धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे। धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, जिसके कारण जो है वो शासन नहीं कर पाए। पांडु को जो है राज्य सौंप दिया गया, लेकिन थोड़े समय के उपरांत जैसे उनकी मृत्यु हो गई तो पांडवों को गद्दी, पांडव जो थे वो अधिक कुशल भी थे और जैसे उनको अधिक समझदार भी माना जाता था, तो वो जो है शासन मतलब सभी जो जनता थी वो भी यही चाहती थी कि शासन जो है वो पांडव ही करें। लेकिन कौरव जो थे, जैसे जो दुर्योधन थे वो उनसे बड़े थे, वो चाहते थे, वो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप राजा हैं तो राज्य जो है वो हमें मिलना चाहिए। तो इसी कारण से ही जैसे उनकी भूमि और सत्ता को लेकर ही उनकी जो है लड़ाई हुई और उसमें पांडवों की जो है वो जीत हुई। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है विवाह के नियम, यानी कि उस समय के दौरान कैसे विवाह होते थे और विवाह के जो है क्या नियम थे। उस तरह में उस समय के दौरान 2 तरह से विवाह होते थे। एक तो अंतर्विवाह पद्धति थी और दूसरी बहिर्विवाह पद्धति थी। अंतर्विवाह पद्धति के अंदर क्या होता था कि गोत्र के अंदर, जैसे गोत्र देखा जाता है, जब विवाह किया जाता है तो गोत्र के अंदर ही जो है मैरिज हो जाती थी, शादी हो जाती थी। और बहिर्विवाह पद्धति के अंदर गोत्र के बाहर जो है वो शादी होती थी। तो इसके अंदर जैसे बताया भी गया है कि जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र जो है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता था और पुत्रियों को अलग तरह से ही देखा जाता था, और पैतृक संसाधनों पर पुत्री का कोई भी अधिकार नहीं होता था। तो अपने गोत्र से बाहर जो है उनका विवाह कर देना ही जो है अपेक्षित होता था, और इस प्रथा को ही बहिर्विवाह पद्धति कहते थे। और पिता जो होता था वो जब पुत्री का विवाह करता था तो वो जैसे नियमित रूप से और बहुत सावधानी के साथ ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों में कम उम्र की कन्याओं का विवाह जो है वो कर देता था, और कन्यादान करके वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता था। फिर जैसे नए नगरों का उद्भव हुआ, सामाजिक जीवन जो है वो अधिक जटिल होता गया, और यहाँ तक कि निकट और दूर से आकर लोग जो है वो मिलते थे और वस्तुओं को खरीदते थे और साथ ही बेचते थे। तो विदेश से भी जैसे आदान प्रदान होने लगा था। तो फिर क्या हुआ था कि जैसे जो विश्वास और जो व्यवहार होता था उस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे, और फिर इसके लिए क्या होता था, जैसे विस्तृत जो आचार संहिताएं तैयार की जाती थी और ब्राह्मणों को जो है विशेष पालन करने के लिए नियम बनाए जाते थे, और ब्राह्मणों को उनका पालन करने के लिए भी कहा जाता था, और बाकी समाज जो है वो उन्हीं ब्राह्मण जो नियम पालन करते थे उन्हीं का ही अनुसरण जो है वो करने लगा था। तो जैसे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकार को उन्होंने स्वीकृति दी थी, और जैसे 8 प्रकार बना दिए गए थे। इससे क्या होता था कि 4 जो हैं वो उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित भी माना जाता था।